गुड आफ्टरनून एवरीबडी। ये आज इस लेसन का सेकंड लेक्चर है एंड वी आर ऑन टू May 27। आज टुडे इज़ May 27 वेडनेसडे 2020। ये 12th इको लेसन का इको के लेसन 3B का सेकंड लेक्चर है। आज हम दो चीज़ कवर कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कवर टू थिंग्स। वन इज़ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द अदर वन इज़ मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कल भी मैं बता रहा था, कल भी प्रीवियस वीडियो में नीचे क्लियर मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स में क्लियर थे, मेथड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे और इसके ऊपर बड़ा आंसर आ सकता है। दिस कैन बी अ 6 to 8 मार्क आंसर दिस वन। यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है सो दैट द वीडियो इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनका बेसिक एक्सप्लेनेशन को बोर्ड पे ले लिया है विद द डायग्राम। अगर एग्जाम में ये आंसर या क्वेश्चन आता है तो आपको ये पांचों डायग्राम करने होंगे बिकॉज देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वो 5 टाइप्स है: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड फिफ्थ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो इन ऑल द केसेस यू विल हैव टू डू द डायग्राम। विदाउट द डायग्राम इस आंसर की कोई वैल्यू नहीं। बट द गुड पार्ट इज डायग्राम बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। It doesn't take long to make the diagram, and once the diagrams are there in place and neat, तो जो चेक करने वाला है वो इम्प्रेस हो जाएगा। एंड अगर आप एक ढंग का डायग्राम बना सकते हो जो सिर्फ नीट एंड क्लीन नहीं लेकिन एक्यूरेट भी है, अगर ऐसा कर सकते हो तो ये साबित हो जाएगा दैट यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आपने अच्छी तरह इसे प्रिपेयर किया है एंड यू आर विलिंग टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी नाइस मैनर। चेक करने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी तैयारी की गई है एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। एनीवे, मूविंग ऑन क्विकली, द फर्स्ट टाइप इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब द इफेक्ट और द रिस्पॉन्स इज इनफाइनाइट। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% से बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो द रिस्पॉन्स इज इनफाइनाइट। इन सच केसेस the demand curve is parallel to x-axis. The demand curve is parallel to x-axis. For example, अगर कोई perfectly competitive market का product है, perfectly competitive market का product यानी पूरे market में वो चीज़ सब जगह पे 10 रुपये में मिल रही है, ऐसे में अगर आप इसका प्राइस 10 से 12 कर देते हो तो कोई नहीं खरीदेगा। एंड ऐसे में अगर आप इसका प्राइस 10 से 8 कर देते हो तो there is a massive impact। यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन द सेंस दैट आप ज़रा कम ज़्यादा खींचो वो प्राइस और उसका डिमांड है वो हद तक खींचा जा सकता है। दैट इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन सच अ केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। एंड इसको डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका ये, इसका बेस्ट फीचर है इस डायग्राम का दैट द डिमांड कर्व और द डिमांड कर्व स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है या टाइप है वो ऊपर वाले का एग्जैक्टली अपोजिट है। जिस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब आप उसका प्राइस कम करो या ज़्यादा करो, डिमांड उतना ही रहेगा। प्राइस चाहे बढ़ाया जाए या कम कर दिया जाए, नो मैटर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल। नमक, कल बात हो गई, इसके प्रीवियस लेक्चर में नमक की बात हो गई, सॉल्ट। नमक का प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए या कम हो जाए, इवन इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, नोबडी इज गोइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर सॉल्ट इन द सेम फूड रेसिपी। कोई ये पागलपन नहीं करता है। मेडिसिन चाहे कितने भी सस्ते ना हो जाए, क्यों ना हो जाए या महंगे क्यों ना हो, वही बंदा उस मेडिसिन को खरीदेगा जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। एंड वंस द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द प्राइस ऑफ दैट मेडिसिन इज इररिलेवेंट। व्हाट रियली मैटर्स इज बंदा बीमार है या नहीं, पेशेंट के लिए ज़रूरी है, तो द प्राइस इज इररिलेवेंट। तो वेदर इट इज़ पेट्रोल, कई बार देखो लोग महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगी गाड़ियाँ 2 लाख तो ठीक है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख की भी गाड़ियाँ होती हैं। एंड आजकल तो टाटा नैनो भी 1.5-2 लाख के आसपास चलती है। तो भाई गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो वो बिंदास खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद पेट्रोल चाहे ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाए उनके कंजम्पशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सच अ केस द डिमांड इज इनइलास्टिक, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सच अ केस द डिमांड कर्व, द डिमांड लाइन जो है इट वुड बी वर्टिकल एंड पैरेलल टू y-axis, vertical and parallel to y-axis. In such cases the elasticity of demand is zero in the sense that कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बंदा बीमार नहीं है तो दवाई का प्राइस चाहे जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, वो नहीं खरीदेगा। जिसके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, वो पेट्रोल नहीं खरीदेगा।
एंड ऑल्सो जिसके पास कार और बाइक है, पेट्रोल का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, अगर कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदता है, उसके बाद पेट्रोल 10 रुपये से महंगा हो जाए तो गाड़ी गराज में खड़ी नहीं करते, रोते हैं, बुराई करते हैं सरकार की, दुनिया की, इकोनॉमिक सिस्टम की बुराई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी में बैठकर ही जाते हैं। वो अपनी 20 लाख की गाड़ी खड़ी करके कोई बस में या मेट्रो में भी नहीं जाता है। मूविंग ऑन, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज द परफेक्ट केस, इट्स अ वेरी आइडियल, ऊपर वाले दोनों की तरह वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, एक आइडियल सिनेरियो है वेरिन, एक आइडियल सिनेरियो वेरिन a 10% rise, a 10% rise in quantity demanded upon 10% fall in price is equal to 1। यानी इसका जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों 10% है या दोनों 20% है। इन सच अ केस द आंसर विल बी 1, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1। सच अ स्लोप जो परफेक्टली बैलेंस है, ना ज़्यादा स्टीपर है ना ज़्यादा फ्लैटर है, परफेक्ट कर्व अगर है, एंड ये जो मेजरमेंट के जो एरियाज है, ऑल 3 एरियाज आर सेम, दे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, सब एंगल से वो सब परफेक्ट दिख रहे, और इसी वजह से ये स्लोप भी परफेक्ट स्लोप आया है। इन सच अ केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 एंड सच अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और केस वुड बी टर्म्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेरिन यूनिटरी है, बट याद रहे ये तीनों जो है ये इन थियरी समझने के लिए ठीक है, ये रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत कम दिखते हैं। प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिचुएशन में जो मोस्टली दिखते हैं या मूवमेंट या रिस्पॉन्स दिखता है वो ये 2 केसेस में होता है, एंड दैट इज fourth one, relatively elastic demand। in such a case the elasticity of demand is more than 1। ये जो कर्व है ये फ्लैटर है, नोट करो, this is a flatter curve। यानी अगर वो एक अपना क्या कहते हैं, अगर वो लग्जरी आइटम है तो इन सच अ केस द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इफ इट इज, एक बार किसी को प्लेन में ट्रैवल करने की आदत पड़ जाए, एंड इन सम केसेस वो एक मजबूरी है, इफ यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज यू डोंट हैव दोज मैनी ट्रेन और बस ऑप्शंस, तो यू हैव नो चॉइस बट टू ट्रैवल बाय एयर। इवन डोमेस्टिकली मेनी पीपल चूज टू ट्रैवल बाय एयर, दैट टू अगर वो नज़दीक है, अगर बॉम्बे से अहमदाबाद जाना है, बॉम्बे से गोवा जाना है, बॉम्बे से पूना जाना है, तो यू कैन स्टिल टेक अ कैब और गो बाय रोड और गो बाय अ वॉल्वो और एंड टेक एन एसी ट्रेन, ये ऑप्शन है आपको। बट इफ इट इज़ बॉम्बे टू कैलकाटा और फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इतना लंबा डिस्टेंस है, तो यू हैव नो चॉइस बट टू ट्रैवल बाय एयर। तो in such a case, in the case of luxury goods, the demand is usually relatively elastic, यानी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, and in such a case the demand curve is a flatter slope compared to the previous slope जो perfectly balanced था, ये थोड़ा राइट में ज़्यादा ही झुका हुआ है, it is hence it is called a flatter slope। you will notice कि ये जो शेड, ये जो एरिया है ये थोड़ा लंबा खींचा है, थोड़ा ज़्यादा है, प्रीवियस डायग्राम में यहाँ तक था, इट इज़ फर्दर एक्सटेंडेड, हेंस द स्लोप बिकम्स मोर फ्लैटर, यानी ऐसा झुका हुआ स्लोप है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो मोस्टली फाउंड इन रियल लाइफ, दिस इज मोर रियलिस्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। यानी अगर वो एक थोड़ा कंफर्ट और नेसेसिटी के बीच में वाला प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो लग्जरी ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू ट्रैवल बाय सम मोड। अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो दे कैन नॉट चूज रोड, एंड देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट स्टिल एक बार किसी पर्टिकुलर चीज़ की आदत पड़ गई, एंड देर आर सर्टन थिंग्स जो हमें वैसे भी हमें खरीदना ही, दे मे नॉट बी नेसेसिटीज बट स्टिल वी गो एंड। आज अगर कोई घर खरीदता है, सबको खुद का घर चाहिए, लेकिन घर खरीदने के बाद कहानी शुरू होती है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट बाय रेनोवेटिंग द हाउस, पेंटिंग द हाउस, इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ता है, और एटलीस्ट यू हैव टू गेट सम बेसिक फर्नीचर। दैट फर्नीचर मे नॉट बी अ लग्जरी बट इट इज स्टिल कंफर्ट। तो इन सच ए केस अगर ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो देयर कैन बी रिलेटिव इनइलास्टिसिटी इन द सेंस दैट अगर आपने घर, भले ही आपका एक लग्जरी वाला घर ना हो, बट एटलीस्ट यू कैन चूज डेकोर, या आपका जो फर्नीचर है एटलीस्ट वो थोड़ा कंफर्ट वाला हो। इन सच अ केस द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली, it's a steeper slope, and in such a case the elasticity of demand is less than 1। तो यूजुअली जो आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग या उसके ऊपर आएगा, 0.0 एंड पॉइंट के आसपास ही आएगा, बट इट वुड
be between 0 and 1, ऐसा ही होगा. एंड इन सच अ केस द स्लोप वुड बी स्टीपर. नोट करो ध्यान से. वैसे देखा जाए तो सब डायग्राम, एटलीस्ट ये 3-4 डायग्राम एक जैसे दिखते, बट देयर आर माइनर डिफरेंसेस. सबसे पहले यहाँ पे इफ इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक तो इट इज़ अ परफेक्टली बैलेंस कर्व, ऑल दीज एरियाज आर इक्वल. अगर वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो द कर्व इज अ बिट फ्लैटर, यानी झुका हुआ. In the case of relative inelasticity it is a steeper slope यानी वो जो ऐसा जैसे गार्डन में स्लोप होता है बच्चे लोग के लिए, तो वो ऐसा स्टीपर स्लोप है. तो ये जो एरिया है दिस इज श्रंक, ये थोड़ा श्रिंक हो गया है, एंड दिस इज मोर स्टीप लाइक इन अ वैली. एंड ये 5 डायग्राम्स है. एग्जाम में आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा. ऑफ कोर्स नॉट जस्ट दैट दे बेटर बी इन द सेम ऑर्डर. आप इसको सेम ऑर्डर में ही लिखो. सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है. आपका डायग्राम परफेक्ट और प्रॉपर होगा, वेल प्रेजेंटेड, वेल प्रैक्टिस होगा. इनफैक्ट एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो आपको कभी कभी या 2 या 3 बार बैठ के घंटों तक सिर्फ डायग्राम से प्रैक्टिस करने होंगे. इकोनॉमिक्स में काफ़ी डायग्राम्स है, एंड इसके बाद FY/BCom में तो इट इज़ ऑल डायग्राम्स एंड डायग्राम्स ओनली. सो बेटर गेट यूज टू. अगर आप इसको 2-3 बार लिखते हो, यहाँ पे लर्न करना बहुत कम है, लेकिन अगर इसको आप 2-3 बार लिखते हो एंड हर बार डायग्राम अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हो तो देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट. सबसे पहले these 5 types of elasticities need to be in order, same order. Then every time give a diagram, not just the diagram, you should also be able to express it symbolically, and then in your own words you should be able to express the feature of the curve, whether it is horizontal तो horizontal है तो parallel to x-axis, vertical है तो parallel to y-axis. This is a rectangular hyperbola perfectly balanced. The one here is flatter slope, ज़्यादा झुका हुआ है, and finally the last one is a steeper slope. उसका situation और phenomena ऐसा है कि that's the best way to explain. आज का हमारा जो second answer है, next one is methods of measuring price elasticity of demand. ये याद रहे, ये थोड़ा मुश्किल है, एंड इतने बड़े आंसर को इतनी कम जगह पे घुसाना थोड़ा और भी मुश्किल था, बट एग्ज़ाम में आपके लिए भी ये मुश्किल होगा. इनफैक्ट इसको अच्छी तरह समझने के लिए जब हम फ्यूचर में क्लास में लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा. एज ऑफ नाउ आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि दिस इज़ अबाउट मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. तो जो पहला मेथड है वो तो हमें ऑलरेडी आता है, वो तो अब तक हमने 10 अलग तरीके से प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में भी किया. द मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग इज नोन एज द रेशियो परसेंटेज मेथड, दैट इज परसेंटेज चेंज. ये जो ट्रायंगुलर शेप है, सिंबल है, दैट रिप्रेजेंट्स चेंज. Q is quantity demanded upon percentage change in price. तो we have already been using it. ये तो अभी ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. आपको एग्जाम में अगर ये आंसर आता है तो you have to explain it for about half a page. Then second is the total expenditure method. तो total expenditure method का फॉर्मूला है total expenditure is equal to price into or multiply by quantity demanded. यानी पहले जब प्राइस 8 रुपीज़ था तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, फिर प्राइस 8 से 10 हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है. वो टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर करके वी हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड मेजर द इलास्टिसिटी. तीसरा एक मेथड है वो डायग्रामेटिक है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ज्योमेट्रिक मेथड है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में वैसे तो यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, बट यू वुड नोटिस कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है. ED इज इक्वल टू L अपॉन यू. L upon U मतलब L is the lower segment of the curve and U is the upper segment of the curve. तो हमारे जितने भी डायग्राम्स है, खास करके ये तीनों डायग्राम्स में this would be the upper segment and this would be the lower segment. upper lower तो वो lower segment upon the upper segment का measurement करके अगर इसको systematically draw किया with clear cut centimeter inch वाले measurement के साथ तो we'll be able to calculate कि ये गैप कितना है और ये पैसेज कितना है. तो वो मेथड यूज़ करके उसको एक्सप्लेन भी करना है और ऐसे में तो डायग्राम करना ही पड़ेगा. नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे तो 2 डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज अंडर द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड there are further subdivisions that the curve can either be a linear demand curve or a non-linear demand curve. Again, this is a relatively difficult answer. इसको आप बार बार लिख के कर सकते हो, अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा. ये अनलेस मैं इसको क्लास में पर्सनली इन फ्रंट आपको समझा के पूरा डिटेल में इसके ऊपर 20-25 मिनट का एक लेक्चर ना करूँ, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है. फॉर नाउ आज जब ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज memorize this.
एंड एक और तरीका है इसको समझने और सीखने का कि हो सकता है कि एग्जाम में इसके ऊपर बड़ा आंसर आ भी गया और आपने अवॉइड कर भी दिया, लेकिन इसके ऊपर इंडिविजुअली किसी 3 में से किसी एक के ऊपर अगर छोटा आंसर आता है तो आप उसे ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते हो। द गुड पार्ट इज समवेयर डाउन द लाइन किसी बुक में या 21 में आगे जाके कहीं ना कहीं इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन्स आएंगे, and those distinguished betweens are going to make it really easy for you to understand. As of now, first one you already know because we have been using it. Before we wrap it up, एक छोटा सा recap wherein आज हमने 2 आंसर कवर किए. This is the second lecture of our lesson for our lesson 3B, and we are covering 2 things today: the types of price elasticity of demand, and the second one is methods of measuring price elasticity of demand. There are 5 basic types, and ये types को order में लिखना बहुत ज़रूरी है. If you don't like doing diagrams, then you should not be attempting this answer. अगर इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो, घर पे बैठ के अगर सीखना चाहते हो, यू कैन नॉट अवॉइड दीज डायग्राम्स, अदरवाइज डोंट अटेम्प्ट, मीनिंगलेस होगा. इफ इट्स एन 8 मार्क आंसर और आप डायग्राम नहीं करते हो तो आपको 2 भी नहीं मिलेंगे, और अगर डायग्राम किए तो यू आर अश्योर्ड ऑफ गेटिंग मिनिमम 4 to 5 मार्क्स. और सिर्फ डायग्राम से बात नहीं चलेगी, सबको अच्छी तरह मेन पॉइंट प्रेजेंट करना होगा. सिम्बॉलिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड जो कर्व है उसको डिस्क्राइब करना होगा. एंड इफ पॉसिबल यू शुड ऑल्सो बी एबल टू गिव अ प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में होगा, PDF फाइल में जो टेक्स्ट बुक में होगा. मूविंग ऑन, दीज आर 5 बेसिक टाइप्स. हर बार आपको सिम्बॉलिकली और डायग्राम के साथ, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब द कर्व. फाइनली आज का हमारा दूसरा आंसर था which is methods of measuring price elasticity of demand. Bear in mind, this is a relatively difficult answer compared to what we have done so far. यहाँ पे basic 3 methods है. First one we have already been using it. आप इसके मेन पॉइंट अच्छी तरह लर्न कर लो, इसको बार बार पढ़ना होगा, एंड पर्सनली जब लेक्चर करेंगे तब ये ज़्यादा समझेगा. इस टॉपिक का, इस लेसन का एक और फाइनल वीडियो आएगा होपफुली टुमारो. थैंक यू वेरी मच.